पहली बार हुआ है कि विदाई हो गई और दुल्हन रोई नहीं। रोई तो तुम भी नहीं। पहला कदम कौन रखेगा? इस घर में नया कौन है? नया तो मैं ही हूँ, मतलब वेलकम दामाद। एंड थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? तभी तो हम पूछते हैं सवाल बैंकिंग की हर प्रथा से, ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। एयू अभी जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 13 अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 13 अक्टूबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये वाला चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेबनान को, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में टाइप करना ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसक्राफ्ट। नीचे ऑप्शन में आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, बताना यह है कि इन चारों में से कौन सी एक चीज़ है जो कि स्पेसक्राफ्ट है। ऑप्शन ए बोलता है एपोपेस, ऑप्शन बी कैसिनी, ऑप्शन सी स्पिट्जर या फिर ऑप्शन डी टेक्सार। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। स्टार्टिंग में आपने जो वो वीडियो देखा है वो आमिर खान और कियारा आडवाणी का नया एडवर्टीजमेंट का वीडियो है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो एडवर्टीजमेंट है। उस एडवर्टीजमेंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कल आपने देखा भी होगा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। साथ ही साथ में ट्विटर पर कल ये पूरा का पूरा इशू बहुत देर तक ट्रेंड भी कर रहा था। हुआ क्या, स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा उसके साथ साथ आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स और साथ में आपको ये वाला पिक्चर भी ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो जो वीडियो है, वो जो एडवर्टीज़मेंट है उसके अंदर यहाँ पर शादी को दिखाया गया और शादी में, उस शादी के अंदर आमिर खान घर जमाई बने हैं और शादी के बाद में आप देखोगे लड़की के घर जाते हैं। साथ ही साथ में अब नववधु के बदले में जो पहला कदम है गृह प्रवेश पर, वो यहाँ पर ये रखते हैं। तो मतलब जो इंडियन कल्चर है उसके कॉन्ट्रेरी पे आप कह सकते हो, उसके अपोजिट में ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। इनफैक्ट आपने देखा होगा MP के मिनिस्टर, उनका भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ वीडियो वो आप लोगों ने देखा होगा। भड़काऊ मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है बहुत ही यहाँ पर गुस्सा है वो भी इस पर्टिकुलर ऐड को लेकर। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो भी ट्रेंड हो रहा था। तो ये दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करे गए हैं कल और ट्रोलर्स का कहना यह है कि देखो ये सारी चीज़ें आप क्यों बदल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से इंडियन कल्चर के अंदर लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें क्यों बदलते हुए दिखा रहे हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सारे ट्रोलर्स का कहना यह है कि ये बैंकिंग की ऐड थी, तो बैंकिंग की ऐड में यहाँ पर इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, किसी और तरीके से भी यहाँ पर इस ऐड को किया जा सकता था। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा था। आप भी जाकर सर्च कर सकते हो गूगल पर, आपको तमाम वीडियोज़ और आर्टिकल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी शेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे।
बात की जा रही है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जीएस पेपर नंबर 3 आ चुका होगा, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 3 पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करता है। देखो अब क्या है इशू, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, क्योंकि हर एक आर्टिकल को मैं बिल्कुल बेसिक से कवर करता हुआ चलता हूँ। मानता हूँ किसी ने यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सारे आर्टिकल्स को कवर करने की मेरी कोशिश रहती है। देखो होता यहाँ पर क्या है, लगातार आपको मंथ बीतते हुए नजर आएंगे। जैसे अभी सितंबर का मंथ जो है वो बीत गया, अभी हम लोग आ चुके हैं अक्टूबर के महीने में। तो जैसे हम लोग अक्टूबर के महीने में एंटर करें तो पिछले महीने का बहुत सारा डेटा अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ किया जाता है। उसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो पिछले महीने किस प्रकार से रही है, कितने प्रतिशत रही है, वो सारा डेटा अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ होगा। तो अब वो डेटा रिलीज़ हो चुका है। अब जैसे अक्टूबर के महीने में जो भी महंगाई रही होगी, इस पूरे महीने को देखने के बाद में नवंबर के मंथ में यानी अगले महीने ये डेटा रिलीज़ होगा। उसी प्रकार से सितंबर के मंथ का ये डेटा रिलीज़ हो चुका है। किसका? इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई का। बात ये की जा रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, पिछले महीने ये बहुत ज़्यादा रहा। 7.41% के आसपास ये रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, यानी कि इस साल अप्रैल के महीने के बाद आप देखोगे तो अभी तक की सबसे ज़्यादा महंगाई पिछले महीने रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। उसको लेकर एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, जनवरी 2022 तक जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो लगातार बढ़ रही थी और इस प्रकार से ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता रहा। फरवरी में आपने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन बीच में इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ था, डाउन हो रहा था, लेकिन हमने देखा कि सितंबर के मंथ में ये वापस से 7.41% के आसपास पहुंच चुका है। ये अपने आप में ही कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का एक टारगेट है, उस टारगेट से हम कहीं गुना ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं। यानी कि वो टारगेट, वो जो लिमिट है ना, उससे ऊपर चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हम सभी लोगों के लिए। वो टारगेट क्या है, कैसे करते हैं उसको, वो सब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी बात आप लोगों ने यहाँ पे समझी जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। अब क्या आपको याद रखना है कि अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में इतना इतना परसेंट ये इन्फ्लेशन था? बिल्कुल भी नहीं। हर महीने ये चेंज होता रहता है, तो कभी भी यहाँ पर इसको रटना नहीं है, ध्यान में नहीं रखना, याद मत रखना का चलेगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड ज़रूर ध्यान रखना। इन्फ्लेशन आखिरकार होता क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन की, तो क्या होता है रिटेल इन्फ्लेशन, क्या होता है होलसेल इन्फ्लेशन, ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है और पहले भी प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी आपके साथ में मैं आगे शेयर करूँगा। चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। देखो इन्फ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, वो बेसिकली इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इन्फ्लेशन होने के पीछे कई सारे रीजंस आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि महंगाई के पीछे कई सारे कारण हैं। नंबर 1, जिसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो कोई गुड है या फिर कोई सर्विस है, उसकी जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, है ना। डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो दाम है ना वो बढ़ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वैसे ही आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। सपोज कोई सामान पहले 5 रुपये का बन रहा था, लेकिन मार्केट में वो 7 रुपये का बिक रहा था। अब सपोज वो सामान बन ही 7 रुपये का रहा है, उसके अंदर लागत जो है थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, 7 रुपये का बन रहा है, अब मार्केट में वो 10 रुपये का बिक रहा है। यानी कि प्रोडक्शन के अंदर जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन के अंदर जब कॉस्ट बढ़ जाता है, तो बेसिकली आप कह सकते हो इससे भी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमेशा हमेशा के लिए याद आपको रहने वाला है। अब आते हैं इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। देखो इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेगा, एक हो गया सीपीआई, एक हो गया डब्ल्यूपीआई। सबसे पहली बात जब हम लोग बात करते हैं सीपीआई की, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई क्या करता है, रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। रिटेल इन्फ्लेशन, देखो रिटेल वर्ड और होलसेल वर्ड दोनों में डिफरेंस है। रिटेल छोटे के लिए यूज़ किया जा रहा है, होल जो है
वो थोक में जब हम लोग बल्क में सामान खरीदते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। नाउ हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। तो रिटेल इन्फ्लेशन को जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेजर करा जाता है तो उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। अब बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा इंडेक्स आता है, इस इंडेक्स को भी रिलीज़ किया जाता है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, उसको रिलीज़ करने वाली बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO के नाम से हम लोग जानते हैं। अब CPI हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना खाना खा रहे हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, मेडिकल केयर के लिए यहाँ पर एक तरीके से आप रोज़ाना यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डेली बेसिस पर आप कह सकते हो जब ये सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनके प्राइसेस के अंदर चेंजेस आते हैं, इनके प्राइसेस के अंदर आपको बढ़ावा देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन कहलाता है। फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर अगर दाम बढ़ जाएगा तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, रिटेल इन्फ्लेशन कहलाता है। और बेसिकली इसको हम लोग CPI के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे के पूरे CPI को कौन रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज़ करता है। नाउ ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, ये बेसिकली आपको अलग अलग 4 कैटेगरीज में देखने को मिलेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद में एक एग्रीकल्चरल लेबर के लिए और एक रूरल लेबर के लिए, और एक होता है जो रूरल अर्बन दोनों को कंबाइन करके रिलीज़ किया जाता है। दोनों क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार से जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन वो रहा है, उसको कंबाइन करके यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो चारों मैंने आपको बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर और रूरल और अर्बन कंबाइन। अब इसमें से देखो एक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, इसमें से जो मैंने आपको फर्स्ट 3 बताए हैं ना, स्टार्टिंग के जो 3 आपको देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये कौन रिलीज़ करता है, इन स्टार्टिंग के 3 इंडेक्सेस को कंपाइल करती है हमारी लेबर ब्यूरो या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात। और जो चौथा वाला है, जो ये CPI है, जो हमारे गांव वाले और शहर वाले एरिया को कंबाइन करके रिलीज़ होता है, इसको कौन तैयार करता है, इसको कौन कंपाइल करता है, तो इस लास्ट वाले को कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। समझ में आई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कंपाइल कौन करता है, समझ में आई बात। दूसरा जो CPI का बेस ईयर आपको देखने को मिलता है वो 2012 का बेस ईयर यहाँ पर बताया जाता है। ये हो गई बात हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, हमारे होलसेल के अंदर जब भी प्राइसेस के अंदर चेंजेस होते हैं, यानी कि जब थोक में सामान खरीद रहे हो, बल्क में सामान खरीद रहे हो, उसके जब दाम बढ़ रहे हो, तो बेसिकली उन्हीं चेंजेस को ये मेजर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम लोग बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस दूसरे पर्टिकुलर बिजनेस से ट्रेड कर रहा है तो थोक में कर रहा है, तो वहाँ पर ये WPI काम में आता है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। उसके बाद में देखो एक चीज़ ये भी आती है कि इस इंडेक्स का क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो होलसेल के अंदर यहाँ पर सामान नहीं खरीदती है ना, होलसेल में नहीं खरीदती है, इसकी वजह से यहाँ पर इस इंडेक्स का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हम लोग देख पाते हैं ना। जो बेस ईयर है WPI का वो भी आपको 2011-12 ही देखने को मिलेगा, जैसे CPI का हम लोगों ने देखा था। ये बातें आपको क्लियर हो गई, कौन कौन रिलीज़ करता है, इस बात को दिमाग में सही से फिट कर लेना। अब ये फिट क्यों करना है, क्योंकि UPSC ने आप देखोगे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था, साल 2015 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। मैंने आपको बताया ना, जो CPI है वो अलग अलग, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, इनके लिए अलग अलग तरीके से रिलीज़ किया जाता है। जो स्टार्टिंग के 3 हैं उसमें मैंने आपको इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में भी पढ़ाया था, तो क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है ना, इसको कौन लेकर आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो, या फिर ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लेबर ब्यूरो देखने को मिलेगा, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल को पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसके बैकग्राउंड स्टैटिक डेटा से। आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बचता है, बोला यह गया कि RBI का जो टारगेट है ना, वो बेसिकली उसकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है सितंबर के मंथ में।
और सितंबर के मंथ में क्या पिछले 9 महीने से हम लोग देख पा रहे हैं वो जो लिमिट है वो क्रॉस ही देखने को मिलेगी। ये लिमिट आखिरकार क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज़ सेट कर रखी है कि जो महंगाई है भारत के अंदर वो कितनी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर एक मेजरमेंट दे रखा है 4+-2, इतनी महंगाई होनी चाहिए। तो आप कहोगे 4+-2, ये तो चीज़ क्लियर नहीं हुई। देखो अब समझना, 4+-2 का मतलब है जो महंगाई है ना, अगर महंगाई कम हो रही है तो कम से कम ये 2% होनी चाहिए, और अगर बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए। ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो महंगाई सितंबर के मंथ में है वो 7.41% है, और आप देखोगे लंबे समय से ये 7% के आसपास महंगाई चल रही है। मतलब जो टारगेट है हमारा कि 6% तक ही महंगाई रहे, 2 से 6% के बीच में रहे, ये जो लिमिट है ये क्रॉस कर गई है महंगाई। मतलब एक ज़्यादा ही उच्च स्तर पर आपको करेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। सिंपल बात हो गया। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी इन्फ्लेशन के बारे में, ये होता है महंगाई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि महंगाई 7.4% से अब ये थोड़ी सी कम हो गई है, ये लगभग यहाँ पर 5% हो गई है या 4% हो गई है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये कौन सी कंडीशन होगा? देखो ये महंगाई है, लेकिन एक लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, है ना। तो इन्फ्लेशन तो आपने देखा, ये सारा का सारा जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो बेसिकली इन्फ्लेशन के अंडर में आता है। लेकिन जब बात करते हैं डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन मतलब माइनस में जाना, यानी कि कम होना कम होना कम होना, और फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस में चले जाना, वो बेसिकली डिफ्लेशन में आता है। उसको हम लोग डिफ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं, और वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। तो बेसिकली जो आइडियल कंडीशन अभी मानी गई है, आरबीआई के थ्रू सेट करी गई है, वो 2 से 6%, इसके बीच में रहता है तो बेहतर है, इससे ऊपर रहता है तो ज़्यादा है, इससे कम रहता है तो भी हमारे लिए ख़राब है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5K प्लस लाइक का एक छोटा सा टारगेट होता है जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। बस इतना सा काम करना है, 1 सेकंड लगेगा। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक काम और करना, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उनको नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप करा करो। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट किया करो, जिससे एंगेजमेंट आपका मेरा बढ़ता है। काफ़ी सारे लोगों को जानने लगता हूं मैं, उनकी प्रोफाइल याद होने लगती है, उनके नाम याद होने लगते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन करना भी आप सभी लोगों को ज़रूरी है। चलो फिर आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है कि तमिलनाडु ने नोटिफाई कर लिया है भारत का पहला स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, ठीक है ना। स्लेंडर लोरिस बेसिकली एक जानवर का नाम है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, जिसकी आंखों के किनारे किनारे काला काला सा नज़र आ रहा है। रात में जागता है ना, हाँ बेसिकली मतलब रात में जागता है, वैसे भी ये स्लेंडर लोरिस। तो स्लेंडर लोरिस सेंचुरी पहली बार भारत के अंदर पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी नोटिफाई कर ली गई है। और मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल एग्जैक्टली मैंने आज से 1 साल पहले यानी पिछले साल अगस्त के महीने में पढ़ाया था, क्योंकि मैं डेटा सर्च करता हूं तो मुझे तारीखें पता चलती कि मैंने कब कब पढ़ाया था। तो पिछले साल मैंने पढ़ाया था, तब बात यही चल रही थी कि तमिलनाडु को बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनानी चाहिए। तो अब तमिलनाडु ने फाइनली 1 साल बाद ये कदम उठा दिया है। तो ध्यान रखना, ये हमारे देश के अंदर पहली बार हो रहा है कि तमिलनाडु की सरकार ने कल के दिन ही नोटिफाई कर दिया है कि तमिलनाडु के अंदर एक जो स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है वो होगी, जो कि बेसिकली वो जो सेंचुरी है ना, वो स्लेंडर लोरिस को ही डेडिकेट करी गई है। कितने एरिया में यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, तो लगभग 11,806 हेक्टेयर्स के अंदर फैली हुई है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो तमिलनाडु के अंदर जो करूर और डेंडुकुल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की बात की जा रही है। जो ये स्लेंडर लोरिस है ना, ये आपको स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल देखने को मिलेंगे। नॉक्टर्नल मतलब रात में जागने वाले, रात में एक्टिव रहने वाले ये जानवर नज़र आते हैं। अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो पेड़ों के ऊपर बिता देते हैं, ज़्यादातर ज़िंदगी इनकी ट्रीज़ के ऊपर गुजर जाती है। ये जो स्पीशीज़ हैं ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारे फसलों के अंदर कीड़े लगते हैं ना, उन कीड़ों को खाने का काम करते हैं। तो मतलब एक तरफ हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये जानवर माना जाता है।
ये बात ध्यान में रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, IUCN के अंदर में यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में अगर हम लोग देखें तो इसको एंडेंजर्ड स्पीशी में रखा गया है। एंडेंजर्ड स्पीशी का मतलब है ये एक ऐसी प्रजाति है जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसको काफ़ी सारी चीज़ों से खतरा है और इसको हमने नहीं बचाया तो ये प्रजाति आने वाले टाइम पर विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। विलुप्त होने का मतलब है फिर आने वाले टाइम पर हम बस खाली जानेंगे, याद करेंगे कि हाँ स्लेंडर लोरिस नाम का एक जानवर हुआ करता था। तो बेसिकली अभी कहाँ पर है ये, एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर UPSC ने जो जानवर है ना उनके IUCN स्टेटस को ही पूछा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेंचुरी है ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रही है, ठीक है ना। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा, वो एक सेकेंड को कहाँ पर गया, वो ये देखने को मिलेगा। इस पूरे सेंचुरी का नाम क्या है, इसका नाम है कादुवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। कादुवुर, ये नाम ध्यान रखना, आगे यहाँ पर कादुवुर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो एक क्वेश्चन बन ही सकता है, साथ ही साथ आपसे UPSC में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, वो सब क्लियर हो गई है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा आपको आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ना है कि और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। अभी स्लेंडर लोरिस के बारे में आपने बहुत थोड़ी सी बातें जानी हैं, उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना होगा क्योंकि ये UPSC है, यहाँ पर बहुत इन डेप्थ तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से भी बन जाते हैं। फिर हम लोग अगले साल चेक करते हैं जब प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा होता है, बस खाली थोड़ा डीप नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं स्लेंडर लोरिस की। देखो इस जानवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, अपने पास में नोट डाउन कर लेना। ये जो लोरिस है ना, ये आपको इंडिया और श्रीलंका के अंदर देखने को मिलता है ये जानवर। ये स्लेंडर लोरिस ज़्यादातर टाइम अपना पेड़ों के ऊपर बिताता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ज़्यादातर ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं को खाने का काम करता है। हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। टाइप्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्लेंडर लोरिस है ना, इसके भी दो प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। जैसे एक होता है रेड स्लेंडर लोरिस, जिसको साइंटिफिकली जाना जाता है लोरिस टार्डिग्रेडस के नाम से। दूसरा है ग्रे स्लेंडर लोरिस, इसको हम लोग लोरिस लाइडिकेरिनेस के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ग्रे स्लेंडर लोरिस के बारे में भी पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि आज से कुछ महीने पहले इसी साल मई के महीने में ये ग्रे स्लेंडर लोरिस भी न्यूज़ में था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर आप लोग स्लेंडर लोरिस बाय दीपक यादव यूट्यूब पर भी डालते हो ना तो आपको वीडियो मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो दो प्रकार की इसकी प्रजातियां नज़र आती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्लेंडर लोरिस है ना, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि इनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। तो इनको खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है क्योंकि इस पर्टिकुलर जानवर में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ पाई जाती हैं जिसको हम लोग मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से इनको पकड़ा जाता है, बेचा जाता है, इलीगल तरीके से व्यापार होता है, स्मगलिंग होती है। बहुत सारे लोग इनको एज अ पेट भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग एज अ पेट यानी पालतू जानवर की तरह भी यहाँ पर पालते हैं, उस चीज़ की डिमांड भी रहती है। तो इसकी वजह से खतरा हुआ। दूसरा, जिस पर्टिकुलर एरिया में ये रह रहे हैं, अब जैसा मैंने आपको बताया पेड़ के ऊपर रहना पसंद है, ज़्यादातर ज़िंदगी पेड़ पर काटते हैं, तो पेड़ की कटाई लगातार हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा, जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से इनकी जान चली जाती है, रोड एक्सीडेंट्स में जान चली जाती है। तो इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पर कम होती जा रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेक्शन स्टेटस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, IUCN में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और इसका मतलब क्या है वो भी आपने समझ लिया। दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। मतलब इस पर्टिकुलर जानवर की प्रजाति को एक हाई प्रोटेक्शन देने के बारे में बातचीत की गई है कि भैया यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी और अगर कोई इसका इलीगल व्यापार करेगा या इसकी हंटिंग करेगा तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो आपसे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन से शेड्यूल में ये जानवर, वो शेड्यूल भी पूछ लिया जाता है। फिर एक और आता है साइट्स के अंदर, इसको अपेंडिक्स 2 में रखा है, यानी इसका जो ट्रेड वगैरह है उसके ऊपर, व्यापार वगैरह के ऊपर रोक टोक देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात? आगे आते हैं। अब मैंने आपको बताया क्या, ये जो भारत की पहली सेंचुरी है ना स्लेंडर लोरिस को जो डेडिकेट करी गई है वो है कदुवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। तो ये जो कदुवुर रिजर्व फॉरेस्ट है ये आखिरकार क्या है, इसके बारे में भी जान लेना। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। 6000 हेक्टेयर के एरिया में ये पूरा का पूरा कदुवुर रिजर्व फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी पहाड़ी इलाका, डेंस एरियाज भी देखने को मिल जाते हैं।
यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे इंडियन बाइसन, स्पॉटेड डियर, माउस डियर, मंकी, पेंगोलिन, पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, ये सारे जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब मैंने आपको बताया सिलेंडर लोरिस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, और दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि जो ये कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये कौन से स्टेट में, ये तमिलनाडु में है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। अब क्या डिस्कशन किया जा रहा है, इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बातचीत की जा रही है। देखो, इंडिया और यूके के बीच में यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होना था। क्या होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दिवाली तक होना था ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। लेकिन रिसेंटली यूके की साइड से कुछ कंसर्न्स नज़र आए। यूके ने अपनी कुछ चिंता व्यक्त करी है कि हम लोग इस चीज़ों की वजह से ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चिंता के ऊपर भी बहुत लंबे समय से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। नाउ फाइनली आज द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया है। बात ये की जा रही है कि भले कितने भी इश्यूज़ हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, लेकिन उसके बाद भी आशा ये लगाई जा रही है कि जल्द ही इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को दोनों देश आपस में मिलकर साइन कर लेंगे। भले ही दिवाली तक ना साइन करें, क्योंकि दिवाली तो कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है यहाँ पर इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया जाए। ये बात आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑफिशियल्स ने एक कंफर्मेशन ये भी किया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी यूके की विजिट पर जाने वाले हैं। नवंबर के स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में ही यहाँ पर ये यूके की विजिट पर जाएंगे। व्यापार को लेकर और भी बहुत सारा डिस्कशन वहाँ पर किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। पहले मैं आपको कुछ लोकेशन दिखाता हूँ, उस लोकेशन के माध्यम से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पर आते हैं तो वर्ल्ड मैप पर आपको ये देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, और इधर जब आप लोग यहाँ पर ऊपर जाओगे ना तो इस प्रकार से जूम करोगे ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर आपको नज़र आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आई बात। यूके आपको दिखा। अब यूके को जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइल्स के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं कि आखिरकार ये यूके, ब्रिटेन, ये दोनों अलग अलग हैं, क्या है। इसके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको मैं आज समझा देता हूँ। देखो, जब हम लोग बात करते हैं यूके, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, तो यूके के अंदर आपको टोटल 4 किंगडम्स देखने को मिलते हैं। तो वो 4 किंगडम्स कौन कौन से हैं आपको देखने को मिलेगा। पहला नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन 4 किंगडम से मिलकर बना है पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की या फिर ब्रिटेन की, तो वो जो ब्रिटेन है उसके अंदर टोटल आपको 3 किंगडम्स देखने को मिलते हैं। 3 किंगडम कौन कौन से हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन तीनों से मिलकर ब्रिटेन बना है, और इसमें अगर आप लोग नदर्न आयरलैंड ऐड कर दोगे तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है ना। और आप देखोगे नदर आइलैंड के नीचे आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी नज़र आता है। तो नदर आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आपस में इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बेसिकली यहाँ पर आयरलैंड कहलाता है। और इस पूरे आयरलैंड को और इन तीनों किंगडम्स को सबको एक साथ अगर हम लोग मिलाकर देखें तो ये ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, यूके और साथ ही साथ में ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर ध्यान देना है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 किंगडम है। जब बात कर रहे हैं हम लोग किंगडम की, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की, तो ध्यान रखना इसमें आपको 4 किंगडम्स नज़र आते हैं। चारों के नाम मैंने आपको अभी के अभी बताए हैं। अगर आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा जाए, हमारे देश पर, इंडिया पर राज किया था ब्रिटेन ने, बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया, तो वो कौन सा था, वो यूके था या ब्रिटेन था? तो वो था ग्रेट ब्रिटेन। ये आपको देखने को मिलेगा, ना कि यहाँ पर इसमें नदर्न आइलैंड ऐड नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा वो ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था। समझ में आई बात। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो यूके के साथ कर रहे हैं। यूके यानी कि जिसमें नदर्न आइलैंड भी आ रहा है। अब इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो मैंने आप लोग को स्क्रीन के नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको ध्यान में पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये न्यूज़ में अचानक से क्यों आ गया। हम लोग पिछले साल से बात ये कर रहे हैं कि सर 2022 के अंत तक इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। अब रिसेंटली बातचीत ये शुरू हुई थी, इसको एक पुश मिला था, लेकिन यूके की साइड से एक कंसर्न दिखाया गया। इन्होंने एक चिंता व्यक्त करी। चिंता किस प्रकार से व्यक्त करी, इन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, जिससे भारत और यूके के बीच में व्यापार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे दिक्कत ये होगी कि बहुत सारे इंडियंस
क्या करेंगे, यूके में जाएंगे, यूके में व्यापार करेंगे, यूके में रुकेंगे। और यूके में जब रुकेंगे तो घूमने वगैरह जाएंगे, कोई 10 दिन के लिए जा रहा है, महीने भर के लिए जा रहा है, लेकिन वो अपने लिमिट से ज़्यादा रुकते हैं, तो यूके में इससे माइग्रेशन बढ़ेगा। ये चिंता यहाँ पर यूके ने दिखाई थी कि हमारे यहाँ पर माइग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत से लोग माइग्रेट करेंगे। इस चक्कर में हम नहीं चाहते कि एफटीए साइन करें, ठीक है ना। लेकिन अब बोला ये जा रहा है कि देखो, आशा ये लगाई जा रही है कि बिल्कुल एफटीए साइन होगा, भले ही दिवाली तक ना साइन हो, क्योंकि अभी एक उम्मीद ये थी कि दिवाली तक साइन हो जाएगा, लेकिन दिवाली तक साइन ना हो भले ही, लेकिन कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इसको साइन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है ना, तो भारत और यूके का जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा, इनफैक्ट दुगना हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। इंडिया का व्यापार दुगना हो जाएगा आज के कंपैरिजन में, ये बोला जा रहा है। नाउ फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखो, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग इंडिया और यूके का, दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हैं। अब व्यापार करते हैं तो सपोज यूके ने हमें कुछ एक्सपोर्ट करा और हमने यूके को कुछ एक्सपोर्ट किया। जब सामान इधर से उधर जा रहा है, आ रहा है, तो ये जो कंट्रीज़ है ना, ये बहुत सारे अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ लगा देती हैं। ड्यूटीज़ इन द सेंस बात की जा रही है टैरिफ के बारे में, कोटा लगा दिया जाता है, सब्सिडीज़ लगा दी जाती है, ऐसे अलग अलग यहाँ पर चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। अब एक्सपेंसिव हो जाता है तो कभी बिकता है, कभी नहीं बिकता, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो ज़्यादा अच्छा चल नहीं पाता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा कि जितने भी ये चार्जेस हैं, गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, प्रोहिबिशन, रोक टोक जितनी भी है, ये सब कुछ हटा दिया जाएगा, यानी जो व्यापार है वो फ्री चलेगा। अब फ्री चलेगा मतलब ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ऊपर से वो हटा दिए जाएंगे, नॉर्मल रुपए में, या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल जो भी हमारा कॉस्ट होगा उसमें ये व्यापार चलेगा। इससे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सामान के ऊपर ज़्यादा कुछ ड्यूटीज़ लग नहीं रही हैं, सामान सस्ता बिकेगा कंट्री के अंदर में। तो इससे इंडियन कंपनीज़ को एक पुश मिलेगा कि हम लोग यूके की साइड पर थोड़ा सा और झुकाव दें, यूके की साइड में एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाएं। ऐसा आपको यूके के साथ में भी देखने को मिलेगा, यूके भी हमारी तरफ एक्सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हुआ नजर आएगा, दोनों को ही बेसिकली बहुत फ़ायदा होगा। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये बेसिकली अपोजिट है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के अगेंस्ट में। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे आपको तीन टर्म समझ में आनी चाहिए डायरेक्टली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो आपने समझ लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके अगेंस्ट में है, प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि एक देश वो है जो अपनी इकोनॉमी को खोलना नहीं चाहता, ठीक है ना, अपने यहाँ पर अपना खाली व्यापार चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है अपने कंट्री के अंदर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, कि दूसरे के साथ में व्यापार नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी जो इकोनॉमी वो आइसोलेट है, दूसरे कंट्री से हम लोग अलग हैं। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड है ना, वो इससे कहीं गुना अलग है। यहाँ पे हम दूसरे कंट्री के साथ में इंगेज हो रहे हैं, हम उसके साथ में व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो ये बात आपको देखने को मिलती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो नाम है, या फिर आप कह सकते हो एफटीए को अलग अलग कैटेगरी की तरह देखते हैं हम लोग। जैसे आपने कई बार सुना होगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कई बार सुना होगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कई बार आपने सुना होगा सेपा एग्रीमेंट यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सभी एग्रीमेंट जो हैं एक प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में ही आते हैं। नाउ अब बात आती है इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में, साथ ही साथ हम इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये रेलिवेंट है। देखो, इंडिया और यूके दोनों की दोनों आपको डेमोक्रेसीज नज़र आती हैं, जहां पर हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास में पावर है, वो वोटिंग देने के बाद में अपने हिसाब से अपने पसंद की सरकार को बैठाते हैं। समझ में आई बात। और यूके के अंदर आप देखोगे तो भारत के बहुत सारे नागरिक आज के टाइम पर रहते हैं, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा यूके में आपको इंडिया का भी देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम लोग G20 कंट्रीज़ की बात करते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ की, तो उसमें इंडिया यूके दोनों ही हिस्सा हैं। तो इस पूरे G20 नेशन में आप देखोगे तो यूके सबसे बड़ा इन्वेस्टर है भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा पैसा जो निवेश करता है भारत में वो खुद आपको यूके देखने को मिलेगा इन पूरी की पूरी G20 कंट्रीज़ में। अब अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस ये होगा कि भैया जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। यूके जो है वो अपने यहाँ से टेक्सटाइल, लेदर, गुड्स
और साथ ही साथ में फुटवेयर को एक्सपोर्ट कर सकता है भारत में, और भारत के पास में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग अपने मैरीन प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोनों को ही बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया को थोड़ा सा और ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा। इंडिया के पास में एक पोटेंशियल ये रहेगा कि हम लोग अपना जो सर्विस सेक्टर है, IT सेक्टर है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपना एजुकेशन, नर्सिंग, हेल्थ केयर, साथ ही साथ में जो आयुष है उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे अगेन एक और बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपको नज़र आएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। सिंपल हो गया। तो आर्टिकल के अंदर आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिरकार FTA क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, प्लस कितने कैटेगरीज में होता है, इसका क्या फ़ायदा होगा और इंडिया UK के रिलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको इसके बराबर में ही देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, क्या बोली है? नो मोर इंडिक्टमेंट अंडर सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। आपको पता होगा IT एक्ट 2000 के अंडर में सेक्शन 66A आया करता था। तो इस 66A को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। स्ट्रक डाउन नहीं, बेसिकली आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था कि भैया ये असंवैधानिक है, आप इसका उपयोग ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर सेक्शन का उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो वही यहाँ पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन बोला ये सभी स्टेट्स को और उनकी पुलिस फोर्सेस को बोला है कि भैया आप सेक्शन 66A का इस्तेमाल मत करो। आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, वो सेक्शन 66A का इस्तेमाल करके नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन 66A को 7 साल पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, असंवैधानिक बोल दिया था कि भैया ये असंवैधानिक है और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन रहेगा, इसका वोलेशन रहेगा। तो ये बात सभी स्टेट और उन स्टेट के पुलिस फोर्सेस तक पहुंचा दी गई है कि आपको इसका उपयोग नहीं करना है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने रिसेंट टाइम में भी काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जहां पर लोगों को अभी भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, उसके बाद भी यहाँ पर लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का इस्तेमाल करके अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो जो श्रेया सिंघल का केस था वो बेसिकली यहाँ पर उसी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया था। आई होप आपको यहाँ पर ये मुद्दा समझ में आ रहा होगा। तो छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन अभी भी आपको काफ़ी सारी बातें जाननी ज़रूरी हैं। आखिरकार ये सेक्शन 66A है क्या? ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है ये साइबर लॉ के सारे प्रोविजंस को। IT एक्ट जो 2000 देखने को मिलता है ना, उसी का ये सेक्शन 66A आपको नज़र आएगा। तो सेक्शन 66A के अंदर क्या बोला जाता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई मैसेज करता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। एक व्यक्ति है जो कि मैसेज के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या फिर कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जो कि थोड़ी सी ऑफेंसिव आपको नज़र आती है, डेंजर है, इनकन्वीनियंस है ना, या फिर वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंजरी क्रिएट कर सकती है, हेट्रेड फैला सकती है। अगर कुछ यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें नज़र आती हैं तो सेक्शन 66A के अंदर में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट कर सकते हैं उसको 3 साल के लिए, 3 साल तक यहाँ पर बेसिकली उस अरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ में उसके ऊपर फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज से 7 साल पहले ये बोला कि आप ये कदम उठा रहे हो तो लोग मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन वे में कुछ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर कुछ भी ऐसा बोल दिया जो एनोयंस है, इनकन्वीनियंस है, डेंजर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इंसल्ट कर रहा है, इंजरी कर रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, हेट्रेड फैला रहा है, ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए और इन वर्ड्स को भी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कोई छोटा मुद्दा भी यहाँ पर इसके अंदर केस दर्ज करवाया जा सकता है। यानी जो सरकार है वो बेसिकली इस एक्ट का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती है गलत तरीके से, है ना। कुछ भी यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात रखनी है, अगर आपको रखनी है और वो बिल्कुल सही बात है, तो वो भी यहाँ पर नहीं रख पाओगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया ये कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 66A है ये लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबा रहा है। लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक, तो आपके पास सबके पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नज़र आते हैं जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं। तो हमारे पास में एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम खुलकर बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
लेकिन ये जो सेक्शन 66A है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को वॉयलेट कर देता है, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर दबाव डाल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। दैट इज़ वाई हम लोग इस सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। तो 7 साल पहले इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो अब स्ट्रक डाउन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हुआ, फिर भी यहाँ पर उपयोग हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसका आज के बाद से यहाँ पर इस्तेमाल ना करना। समझ में आई बात? तो बेसिकली सेक्शन 66A ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए था, लेकिन क्या हुआ बाद में वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है? देखो अगले पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा और इम्पॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? आफ्टर इंस्पेक्शन गवर्नमेंट स्टॉप्स मेडन फार्मा यूनिट फ्रॉम मेकिंग ड्रग्स। देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, गाम्बिया देश लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। गाम्बिया बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के अंदर आपको नज़र आता है एक देश है छोटा सा गाम्बिया। तो हुआ क्या, गाम्बिया में हम लोग कुछ दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनको भारत दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, उसमें से गाम्बिया भी एक देश था। हुआ क्या, हमारे यहाँ पर एक मेडन फार्मा कंपनी देखने को मिलती है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर में। तो इस कंपनी ने कुछ दवाइयाँ बनाई थी, कफ सिरप जो होता है ना, कफ सिरप जुकाम के लिए, खांसी के लिए एक सिरप बना दिया गया बच्चों के लिए, बेसिकली वो सिरप था। अब ये सिरप हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया गाम्बिया में। तो गाम्बिया ने इस सिरप को दिया, जिसकी वजह से रिसेंटली 60 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुआ और उसने अलर्ट जारी किया और बोला कि देखो इंडिया का इस सिरप की वजह से ये हुआ है। यहाँ पे सभी जगह पर बात की जा रही है इंडिया की, इंडिया के अंदर इस फर्म का नाम नहीं आ रहा है, सभी जगह पर नाम आ रहा है इंडिया का। तो इंडिया का जो इमेज है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि इंडिया के इन कफ सिरप की वजह से 60 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है गाम्बिया के अंदर में। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम लोग लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन के बाद में, इसके ऊपर जांच पड़ताल करने के बाद में सरकार ने मेडन फार्मा यूनिट को ही रोक दिया है। और मेडन फार्मा यूनिट से बोला यह है, जिसने ये सिरप बनाया था, कि भैया अब आपसे अब आप इस वाले सिरप को नहीं बनाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मेडिसिन का सैंपल्स वगैरह ये टेस्ट करे गए गाम्बिया के अंदर में, और देखने को ये मिला कि कुछ सिरप हैं जिसके अंदर, जिन सिरप की वजह से जो बच्चों की मृत्यु हुई है ना, उस सिरप के अंदर एक चीज़ पाई गई है। वो चीज़ ध्यान में रखना, वो क्या क्या है? वो है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दो चीज़ें आपको वो सिरप के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये दो चीज़ों की जो लिमिट है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, अनएक्सेप्टेबल लिमिट थी ये, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो गई। WHO ने ये बोला कि ये जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो मैंने आपको बताया डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसकी लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा थी सिरप के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों का किडनी फेलियर वगैरह जैसी प्रॉब्लम नज़र आई है। लेकिन अब ओवरऑल जांच पड़ताल के बाद में सरकार ने क्या किया, इस कंपनी को मना कर दिया है कि अब आगे से यहाँ पर ये सिरप मत बनाना। लेकिन अभी भी ये आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है, इतने में कहानी ख़त्म हो जाए इतना आसानी से हम लोग यहाँ पर करते नहीं हैं। आपको ही पता है, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ठोस और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो। तो अब करना क्या है, आपको ये जानना है कि भारत के अंदर जो ये मेडिसिन्स हैं, जो ये दवाइयाँ हैं, आखिरकार इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन रेगुलेट करता है, एक्सपोर्ट कौन कौन कर सकता है, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है नहीं चाहिए होता है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। चलो आओ फिर डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट्स को भी। सबसे पहली चीज़, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक अलर्ट जारी कर दिया, और अलर्ट जारी करते हुए यहाँ पर इन्होंने इंडिया के जो 4 कफ सिरप थे उसको यहाँ पे बताया कि उसके अंदर जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताया ना, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, इन दोनों का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। और अगर इन दोनों ही चीज़ों का अमाउंट अगर बढ़ जाए खाने के अंदर, तो इससे क्या हो सकता है, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, उसके बाद वॉमिटिंग होना, डायरिया, हेडेक, सीवर इंजरी होना। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होना, ठीक है ना, सीवर रेनल इंजरी होना। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं इस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद में। तो वही चीज़ इस सिरप के अंदर पाई गई थी, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हुई। कंपनी का कहना यह है कि इस सिरप को हमने भारत में नहीं बेचा है, ये सिरप केवल और केवल एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था, और इसको DGCI ने अप्रूव कर दिया तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया।
तो बेसिकली केवल एक्सपोर्ट किया गया था। तो WHO को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और आपको ये सिरप नहीं देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको भारत की साइड से स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। अब बात हम लोग करते हैं कि भारत के अंदर आखिरकार ये जो रेगुलेशन को लेकर, यानी कि किस प्रकार से हम लोग रेगुलेट करते हैं इस पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर को, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, रेगुलेशन के लिए फार्मा सेक्टर के लिए बेसिकली आपको अलग अलग एक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 1940 का एक्ट है, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स भी आए फिर 1945 में। तो ये आपको एक्ट और रूल देखने को मिलेगा, जो कि क्या बात करता है, जो कि हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में खासकर जो स्टेट्स हैं, स्टेट रेगुलेटर्स हो गए, है ना, राज्य के अंदर जो रेगुलेटर्स हो गए, केंद्र सरकार के अंडर में जो रेगुलेटर्स हो गए, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करना होगा, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और ये जो एक्ट है ना, ये क्या करता है, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, कुछ यहाँ पर नियम आपको देता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चर है, जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, अगर यहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही है तो इन मेडिसिन के लिए जो लाइसेंस वगैरह है वो भी यहाँ पर ये इशू करने का काम करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। आगे आते हैं, इस एक्ट के बाद में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग CDSCO के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काम भी है भारत के अंदर ये जो फार्मा सेक्टर है इसको रेगुलेट करना। ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर बताता है, इंश्योर करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि जो ड्रग्स की क्वालिटी है, कॉस्मेटिक है, डायग्नोस्टिक्स हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेजर करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसका काम क्या है, इसका काम अगेन जो दवाइयाँ हैं उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम है। और ये भी जो भी हमारी दवाइयाँ इंपोर्ट करनी होती हैं, है ना, दवाइयाँ जो भी इंपोर्ट हो रही होती हैं उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है। बाहर से जो भी दवाइयाँ आ रही होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये हमारा CDSCO। और इंपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है दवाइयों का, भारत से कोई सामान बाहर जा रहा है, कोई दवाई बाहर जा रही है, तो उसको रेगुलेट करने का काम भी CDSCO का ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, किसी ने दवाई बनाई है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है CDSCO से, फिर उसके बाद में ही वो अपनी दवाई को एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो आपने समझा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एक तो ये हो गया, दूसरा CDSCO हो गया, तीसरा आता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ी बॉडी है जिसको हम लोग DCGI के नाम से जानते हैं। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपने आप में एक हेड डिपार्टमेंट की तरह देखने को मिलता है। ये सारे लाइसेंस को अप्रूवल देने का काम करता है, जो भी हमारी दवाइयाँ हो गई हैं उनको अप्रूवल देने का काम करता है, वैक्सीन्स को अप्रूवल देने का काम करता है। साथ ही साथ में जो DGCI है ये कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, कैसे दवाइयाँ बनानी हैं, कैसे बेचनी है, कैसे इंपोर्ट करनी है, कैसे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो सारा काम DCGI के हाथ में होता है। ठीक है ना। तो ये 3 अलग अलग सेक्टर्स या फिर 3 अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मैनेज करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला, इसको भी GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप लोग रिलेट कर पाओगे। अब बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है बियर स्पीशी के बारे में। ये जो आपको जानवर दिख रहा है पिक्चर के अंदर, इसको हम लोग जानते हैं स्लॉथ बियर के नाम से। तो क्या हुआ है, अभी पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। हमारी जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ना, इन्होंने हर एक जू को, हर एक चिड़ियाघर को जो भी कि भारत के अंदर में है, इनको जोर दिया है कि आप इस ओकेजन को हर साल सेलिब्रेट करोगे। तो अभी यहाँ पर पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे के अवसर पर यह बात यहाँ पर सारे चिड़ियाघरों से बोली गई है। और इस पर होगा क्या, इस दिन पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये स्लॉथ बियर है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं, इस स्लॉथ बियर को हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इस आर्टिकल में, बस खाली आपको डायरेक्टली पढ़ना है, वो है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर कहाँ पर है, कहाँ पर पाया जाता है, ये क्यों ख़त्म हो रहा है, इसकी जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। स्लॉथ बियर की बात करेंगे तो स्लॉथ बियर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में,
इंडिया में, भूटान में और नेपाल में। ये कुछ कंट्रीज़ नज़र आती हैं जहाँ जहाँ पर पाया जाता है, लेकिन प्राइमरीली अगर हम लोग बात करें ये इंडिया में ही देखने को मिलता है। ये जो जानवर है ये कीड़े मकोड़े खाता है ना। बाकी सारी बियर की स्पीशी की तरह नहीं है, ये स्पीशी थोड़ी अलग है। ये कीड़े मकोड़ों को खाने में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। साथ ही साथ में अपना जो बच्चा होता है उसको अपने बैक पर हमेशा लेकर चलता है ये बियर, और जो शहद है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आपको देखने को मिलेगा। हैबिटेट की बात करें तो ये आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, इंडिया और श्रीलंका में। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो IUCN के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। अगेन इसकी संख्या बहुत ज़्यादा खतरे में है, वल्नरेबल कैटेगरी में है ना। अपेंडिक्स 1 में इसको साइट्स में रखा गया, यानी कि अगेन इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर काफ़ी रोक टोक देखने को मिलेगी। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। हाई प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करवाई गई है। कोई भी इसकी हंटिंग, कोई भी यहाँ पर इसका शिकार करता है तो उसके ऊपर पूरी तरह से बैन आपको देखने को मिलेगा। उसके खिलाफ यहाँ पे पेनल्टी वगैरह चार्ज की जा सकती है, ऐसा आप कह सकते हो। थ्रेट की बात करें तो काफ़ी खतरा आपको देखने को मिलेगा। देखो होता क्या है ना कि एक तो पहली बात, जहाँ पे ये रह रहे हैं वो हैबिटेट, वो जगह ख़त्म हो रही है क्योंकि जंगल वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा, बॉडी पार्ट्स के लिए यहाँ पर इनको एक तरीके से हंट कर लिया जाता है। इनके बॉडी पार्ट्स को एक तरीके से बेचने के लिए आप कह सकते हो इनकी हंटिंग वगैरह होती है। साथ ही साथ में इन बियर का एक एग्रेसिव बिहेवियर होता है, गुस्सेलू वाला यहाँ पर बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि इनको मार दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब ये क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय करते हैं, फसलें वगैरह डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वहाँ पे कोई आ जाए व्यक्ति तो ये जानवर अपना गुस्सा जब दिखाता है तो उसकी वजह से यहाँ पर इस जानवर की हंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये स्लॉथ बियर की सारी जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी है, ये अपने दिमाग में फिट करके रखना रेलिवेंट है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड पेज पर आएंगे तो वर्ल्ड पेज पर आपको एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि रशिया कैन प्रोवाइड गैस वाया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। आपको पता होगा जो रशिया है ये बहुत सारी नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन के देशों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें जर्मनी के माध्यम से वो सारी की सारी गैस आगे यूरोपियन यूनियन के देशों तक पहुंचती है। लेकिन बात यह है कि रिसेंटली हमने देखा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अंदर कहीं ना कहीं छेद था, वो लीक हुआ है, जिसकी वजह से वो पाइपलाइन से इसे वर्क नहीं कर पाई। उस पाइपलाइन से गैस यानी मीथेन बाहर आ रही थी, और मीथेन अगर बाहर आती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर समुद्र वाले एरिया में पानी उबल रहा था। जैसे मैंने आपको 1 अक्टूबर को वीडियो भी शेयर करके दिखाया था, याद होगा, है ना। तो बेसिकली बोला यह जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन ये बोलते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन को, ये जो जर्मनी वगैरह है, अगर इनको गैस चाहिए तो ले सकते हैं, हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से भेज देंगे, डोंट वरी। हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा नहीं है सही करने में। तो रशिया का यही स्टेटमेंट है कि रशिया ने देखो 2 पाइपलाइन चला रखी है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो पुतिन यहाँ पर बोलते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल था कि हम लोग पाइपलाइन को रिपेयर कर जाएँ, और रिपेयर करा भी, और अब हम लोग गैस सप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमसे गैस लोगे या नहीं लोगे। लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मत लो। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको रशिया का ये एक स्टेटमेंट नज़र आता है। अभी भी आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई होंगी। मैं आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पास में वो डेटा ज़रूर से स्टोर करना इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर। जब हम लोग इस पर्टिकुलर नॉर्ड स्ट्रीम की बात करते हैं ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा, इधर है रशिया और इधर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी। तो रशिया से ये पाइपलाइन जाती है, जो आपको ये डार्क कलर की नज़र आ रही है ना पाइपलाइन, डार्क कलर की जो दिख रही है, डार्क ग्रीन कलर की, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। और जो डॉट 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 वाली पाइपलाइन है पर्पल कलर की, यह है नॉर्ड स्ट्रीम 2। इसको नॉर्ड स्ट्रीम यहाँ पर नाम दिया गया है। ये बाल्टिक समुद्र से, यहाँ पर आपको बाल्टिक सी नज़र आ रहा होगा, तो बाल्टिक वाले समुद्र से ये गुजरती भी जाती है और जर्मनी में ये पाइपलाइन कनेक्ट होती है। इस पाइपलाइन के कनेक्टिविटी देखोगे तो एक पाइपलाइन यानी नॉर्ड स्ट्रीम 1 रशिया के व्योबॉक से निकलता हुआ जर्मनी के ग्रेफ्सवाल्ड तक कनेक्ट होता है। दूसरा वाला जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये रशिया के उस लुगा से निकलता हुआ जो जर्मनी का ग्रेफ्सवाल्ड है यहाँ पे कनेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पाइपलाइन में जाता क्या है? इस पाइपलाइन में जाता है नेचुरल गैस। कौन देता है? रशिया इन जर्मनी, और जर्मनी से आगे पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये नेचुरल गैस ट्रांसफ़र की जाती है, आगे भेजी जाती है। तो आप कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है ना, जिसमें 27 कंट्रीज़ आती हैं, ये कंट्रीज़
क्या करती हैं ये कंट्रीज़ रशिया के ऊपर बुरी तरह से, हाँ यही बोल सकते हैं, बुरी तरह से डिपेंडेंट है नेचुरल गैस को लेकर। ये कंट्रीज़ रशिया से बहुत सारी नेचुरल गैस को परचेज करती हैं। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में लीक हो गया है। अब लीक कहाँ कहाँ पे हुआ आपको इस वाली इमेज में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पास में आपको छोटा सा आइलैंड नज़र आ रहा है ना, बोर्नहोल, इसके पास में यहाँ पे पाइपलाइन में लीक हुआ। उसके बाद आगे यहाँ पर लीक हो गया है, यहाँ पर लीक हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी में ये गैस निकल रही थी और पानी यहाँ का उबल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन दूसरी है। अब रशिया ऑफ़र देता है कि भैया आपको गैस लेनी है तो बताओ, नहीं लेनी है तो बताओ, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जर्मनी अभी यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा दिक्कत में आ सकता है आने वाले टाइम पर। उसके पीछे का रीज़न क्या है अब वो भी समझते हैं। ये बात आपने क्लियर कर ली। मैं आपको एक बार और अच्छे से देख लेना, क्योंकि अब जो मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, स्टोरी बताने वाला हूँ, उसको समझने के लिए ये मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रशिया, ये जर्मनी, ये दोनों पाइपलाइंस यहाँ पर जा रही हैं जर्मनी तक, और ये जो गैस है फिर आगे जर्मनी से पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर जाता है। तो क्या है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, आओ समझते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीक हो गया था, पाइपलाइन के अंदर कुछ छेद हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ से गैस बाहर आ रही थी। स्वीडन और डेनमार्क के पास में, नहीं वही बाल्टिक सी के अंदर, ये पाइपलाइन के अंदर लीक देखने को मिला। क्वेश्चन ये है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है। नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर दो पाइपलाइंस आती हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो कि 1224 किलोमीटर की है, 1224 किलोमीटर की, रशिया के व्योबोक से ये जर्मनी में कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाली पाइपलाइन है ना, इसको 2011 में ही कंप्लीट कर लिया गया था। फिर आती है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है। इसको बेसिकली अभी पिछले साल सितंबर 2021 में कंप्लीट किया गया है। और आप देखोगे ना, ये जो पाइपलाइन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। ये जो दूसरा वाला पाइपलाइन है अभी काम नहीं कर रहा है, और अगर काम करने लगे और इससे गैस रशिया से निकल कर यूरोपियन यूनियन तक पहुंचने लगे, तो इससे क्या हो सकता है। इस पाइपलाइन के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि ये हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास गैस यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड करवा सकता है। अब जो ये दोनों पाइपलाइंस है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर हम लोग दोनों पाइपलाइन को मिला लें, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, इन दोनों के अंदर इतनी ताकत है कि ये यूरोप को लगभग हर साल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस दे सकते हैं आने वाले 50 साल के लिए। ये ताकत यहाँ पर इस पाइपलाइन की देखने को मिलती है, इतनी मजबूती से इस पाइपलाइन को बनाया गया है। ये बात आपको नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में समझ में आ गई है। जर्मनी के बारे में मैंने आपको बताया, जर्मनी के अंदर ये कनेक्ट होती हैं, फिर आगे जाकर पूरे के पूरे यूरोप को वो गैस जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है फरवरी के मंथ में, और अभी तक ये वॉर चल रहा है। तो ये जो वॉर है ना, इस वॉर का किस प्रकार से इम्पैक्ट रहा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर, ये हमें समझना ज़रूरी है। देखो, रशिया ने ऑलरेडी बहुत पहले ही जो गैस की सप्लाई है वो थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि रशिया यूरोप को गैस बेचता है, लेकिन इसकी सप्लाई रशिया ने खुद ही यहाँ पर कम कर दी थी। उसके पीछे का रीज़न क्यों है, क्योंकि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, और साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगा दिया था रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से रशिया नाराज़ हुआ। रशिया ने बोला ठीक है, मुझसे नेचुरल गैस ले रहे हो, अब मैं नेचुरल गैस की सप्लाई ही कम कर देता हूँ, और वो गैस की सप्लाई बहुत पहले ही रशिया ने कम कर दी थी। फिर उसके बाद में आप देखोगे इसी प्रकार से जो सप्लाई है ये लगातार इस साल कम होती हुई नज़र आई। अब रिसेंटली देखने को ये मिला कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगस्त 2022 के अंदर, मतलब अभी जो 2 महीने पहले की बात है, अगस्त 2022 के अंदर रशिया ने एक कदम ये उठाया, नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाली जो पाइपलाइन है इससे गैस भेजना बंद कर दिया। रशिया ने बोला कि मैं यहाँ पर थोड़ा काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह का काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सप्लाई वगैरह कम कर दी थी। बाकी नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अगर हम लोग बात करें, नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो मैंने आपको बता दिया क्या कहानी है। जो 2 वाला पाइपलाइन है ना, ये कंप्लीट तो है, बिल्कुल तैयार है, पिछले साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। इससे गैस नहीं पहुंचाई जा रही है अभी तक जर्मनी तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही बोला था कि जर्मनी तक, यहाँ पर जर्मनी अगर ये काम कर लेता, जर्मनी एक तरीके से ये गैस परचेज करने लगता, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया, बाहर निकल गया। मतलब क्या है, यहाँ से गैस जर्मनी तक तो जाती ना, जर्मनी से आगे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाती, लेकिन रशिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ
तो जर्मनी ऑब्वियस ही बात है उन कंट्रीज़ का साथ देगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ देगा। तो जर्मनी ने क्या किया कि रशिया के अगेंस्ट में जाते हुए इन्होंने ये बोला कि हम लोग अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से बाहर आ जाते हैं। मतलब ये जो पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली तैयार हुई है ना, जिससे गैस जाना चाहिए था, वो गैस जाना स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि जर्मनी यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आती है। तो करेंट टाइम पर अगर हम लोग देखें तो गैस की सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है यूरोप के अंदर में। लेकिन अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यूरोप के अंदर भले ही गैस की सप्लाई कम हो गई हो तो आपका होगा इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो यूरोपियन यूनियन को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और बहुत फ़र्क पड़ेगा भी। हालांकि इसका इम्पैक्ट रशिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। कैसे पड़ेगा आओ समझते हैं कि आखिरकार ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये पूरे यूरोप के लिए और रशिया के लिए क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। अगर हम लोग बात करें यूरोप की, देखो यूरोप को ना हर साल 100 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास नेचुरल गैस चाहिए होती है। इतनी गैस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, जिसमें से 40% जो गैस है वो खुद केवल और केवल रशिया से ही जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा यूरोप रशिया के ऊपर। पिछले अगर हम लोग कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप जो है लगातार डिपेंडेंट होता हुआ नज़र आया रशिया के ऊपर, लगातार गैस को इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है और अब रशिया को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे यूरोप के जो बिजनेसेस हैं उनका इन्वेस्टमेंट है नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अंदर में, तो अब सरकार यहाँ से पीछे हट जाए तो इससे बिजनेसेस को लॉस होगा, उनके देश के बिजनेसेस को लॉस होगा। तो यहाँ पे इसका कोई रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो मतलब मैंने आपको डायरेक्टली ये बताया यूरोप के लिए आखिरकार कैसे ये इंपॉर्टेंट है नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली पाइपलाइन, या फिर नॉर्ड स्ट्रीम वाली पाइपलाइन कह सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो रशिया ना दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। लगभग रशिया का जितना भी बजट है पूरे देश का, इसका 40% बजट इसी गैस और तेल को बेच कर आता है। गैस तेल को बेच कर ही यहाँ पर ही ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अगर स्टार्ट हो जाता तो रशिया को और बहुत सारा पैसा यहाँ पर मिलता, बहुत सारी कमाई होती, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो पाया, जर्मनी यहाँ से पुल आउट कर गया। समझ में आई बात। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाला मुद्दा समझ में आया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 क्या है ये पर्टिकुलर इशू, ये सारा डेटा अपने पास में ज़रूर से लिख कर रख लेना। सब कुछ अलग से मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। देखो जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम से, तो साथ ही साथ में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। जब आप लोग ये ऐप डाउनलोड करोगे और इस PDF को उस ऐप में ओपन करोगे तो आपको ये वाले सिंबल्स नज़र आएंगे। इस पर जैसे ही आप लोग टैप करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना। तो आज आर्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा थे, कोई बात नहीं, ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर पूरे होने चाहिए। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज हमारे पास में 2 बहुत अच्छे एडिटोरियल हैं जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, ये कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कहाँ पर कमियां हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना तो आप 2018 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। 2018 में यूपीएससी ने ये वाला सवाल पूछा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज़ अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। अगर भारत के अंदर आपको सभी के लिए एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है या सभी के लिए एक अच्छी हेल्थ को अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो लोकल कम्युनिटी का लेवल है ना, लोकल कम्युनिटी लेवल पर आपको हेल्थ केयर को डेवलप करना होगा। आप इससे क्या समझते हो, लोकल हेल्थ केयर क्या है, कैसे लोकल हेल्थ केयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे इंडिया के अंदर सभी लोगों के लिए एक अच्छी हेल्थ को प्रोवाइड करवाने में, इसको एक्सप्लेन करना है और 250 शब्दों में आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। लगभग 32,000 के आसपास वहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली आंसर लिख रहे हैं। आप भी आंसर को वहाँ पर लिखना और लिख कर सबमिट करना। और एक काम ज़रूर से करना कि जब आप लोग आंसर सबमिट करोगे ना
तो एटलीस्ट सभी लोगों को करना ये है कि 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना है। आप 2-2 अगर आंसर्स रिव्यू करोगे, देखना एक आंसर 2 बार रिव्यू ना कर लो, लेकिन 2-2 बार जब आंसर्स रिव्यू करोगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, और सामने वाले का फ़ायदा ये होगा कि आप सामने वाले की मिस्टेक्स बता पाओगे और उनको एंकरेज कर पाओगे कि हाँ आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ में आई बात? चलो फिर अब आते हैं हम लोग अपने पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एडिटोरियल में क्या है? ये एडिटोरियल खुद लिखा गया है श्री राम पंचू साहब के थ्रू। ये एक सीनियर एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट के। ये बोलते हैं कि भैया जो कॉलेजियम सिस्टम आज के टाइम पर काम करता है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोग समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आखिरकार क्या है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जैसे जजेस को हमें अपॉइंट करना है, सपोज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमें जजेस को अपॉइंट करना है, तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक प्रोसेस देखने को मिलता है। उस प्रोसेस में सबसे पहला आता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर टोटल 5 लोग देखने को मिलता है। 5 लोग में एक तो हो गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये पूरा कॉलेजियम ग्रुप देखने को मिलता है। इसको हेड कौन करता है? इसको लीड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये 5 लोगों से मिलकर बना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी नए जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए पहले इन 5 लोगों के बीच में कंसल्टेशन होता है, आपस में बातचीत करते हैं, फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उसको आगे दिया जाता है, लॉ मिनिस्टर तक पहुंचाया जाता है। लॉ मिनिस्टर आगे ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर लास्ट में जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा, जो 5 लोगों का ये ग्रुप नज़र आता है। लेकिन यही वाला ग्रुप सही से काम कर ही नहीं रहा है। उस कॉलेजियम सिस्टम की कमियों को यहाँ पर राइटर बताते हैं। तो क्या क्या बोला, आओ इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है भारत के अंदर, ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है एक बार और वो अपने गलत रीज़न की वजह से। इस बार क्यों न्यूज़ में आया कि देखो, ये जो 5 जज देखने को मिलते हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में, इनकी एक मीटिंग होती है और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित साहब, अभी के टाइम पर यूयू ललित साहब है ना, तो इन्होंने यहाँ पर अभी 27 अगस्त को ऑफिस में बैठे और अभी इनका टेन्योर भी थोड़ा सा कम है क्योंकि ये अभी अपॉइंट हुए हैं, भले अभी सीजीआई बने हो, लेकिन 8 नवंबर को इनका रिटायरमेंट हो जाना है। तो कुछ ही टाइम के लिए, यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए इनको सीजीआई बनाया गया है। अब जब इनका रिटायरमेंट वगैरह हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा कम समय में इनको मिला हुआ है, तो उस कम समय में ये ज़्यादा कुछ काम करने की सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बनाया। उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से बोला कि भैया आप इंपॉर्टेंट मैटर्स की सुनवाई करो और जल्दी जल्दी यहाँ पर केसेस को देखो। फिर साथ ही साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आप को यहाँ पर क्या किया, एक मुद्दे के अंदर लेकर आए और इन्होंने बोला कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर हम लोग 6 वैकेंसीज़ को फिल करेंगे, यानी कि 6 जजेस को अपॉइंट करेंगे। सीजीआई बोलते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस अपॉइंट होने हैं, इनकी वैकेंसीज खाली है। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलेजियम सिस्टम बैठना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को खुद हमारे सीजीआई हेड करेंगे। सीजीआई के साथ साथ 4 और लोग भी हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया। तो बेसिकली यहाँ पर 6 वैकेंसीज खाली हैं, उसके लिए क्या करना है, हमें अपने जजेस को अपॉइंट करना है। इसको लेकर एक मीटिंग होती है। ये सर मीटिंग होती है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को ये मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग के अंदर देखोगे 5 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं कॉलेजियम के, बैठते हैं, डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद में ये नाम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे सब कुछ दिख रहा होगा आपको आर्टिकल के अंदर, नाम क्या क्या निकल कर आते हैं। जैसे जस्टिस दीपांकर साहब आ गए, है ना। फिर उसके बाद में जस्टिस दीपांकर साहब जो कि आज के टाइम पर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम लेकर आ गए, है ना। तो मतलब ये जो 6 वैकेंसीज इसको फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर तैयारी तो सब कुछ हो गई थी। बैठ गया कॉलेजियम सिस्टम, काम करने लगा, नाम भी डिसाइड कर लिए गए। तो 26 सितंबर को ये मीटिंग वगैरह हो गई थी, नाम वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके बाद यहाँ पे हुआ ये कि इस पर्टिकुलर मैटर को आगे के लिए टाल दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि 30 सितंबर को हम लोग इसके आगे की सुनवाई करेंगे, आगे हम लोग 30 सितंबर को ये पूरा मैटर देखेंगे। यानी कि अभी कुछ और जजेस भी आने हैं तो उनको 30 सितंबर तक देखेंगे। तो 30 सितंबर को फिर से मीटिंग होती है। लेकिन 30 सितंबर को यहाँ पर जो ये मीटिंग होती है ना, यहाँ पे आप देखोगे
सॉरी 30 सितंबर वाली मीटिंग हो नहीं पाती है। इन्होंने बोला कि आगे 30 सितंबर को करेंगे, लेकिन 30 सितंबर की मीटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ये बात रख दी जाती है। क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आज के टाइम पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, यूयू ललित, और इनके बाद एक नए सीजेआई बनने वाले हैं, वो कौन है, वो उनका नाम पहले से अभी अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, रिकमेंडेशन आ चुका है, वो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो ये जो अलग अलग जजेस को अपॉइंट करने की मीटिंग चल रही थी ना, ये 30 सितंबर को टाल दी गई थी। 30 सितंबर को जब मीटिंग हुई तो बोला गया कि भैया आने वाले टाइम पर एक नए सीजेआई आने वाले हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं, तो वही अब इस मैटर को देख लेंगे। बस यहीं पे मामला ख़त्म हो गया। अब कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बोला गया कि नए सीजेआई आएंगे, वही इस मैटर को देख लेंगे। तो यहीं पे मामला आपको थम सा गया, ऐसा कह सकते हो। तभी से ये मीटिंग हुई नहीं, ये मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई। हालांकि जस्टिस यूयू ललित साहब ने ट्राई ये किया कि इसको हम लोग अप्रूव कर दें सर्कुलेशन के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे सर्कुलेशन के माध्यम से जब अप्रूव करने की बारी आई ना, तो 2 जज ने यहाँ पर अप्रूवल दिया, बाकी यहाँ पर लोगों ने अप्रूवल दिया ही नहीं। कि मतलब मैंने आपको बताया ना 5 लोग हैं कॉलेजियम के अंदर, ये लोग अपॉइंट करेंगे, तो कुछ जज ने अप्रूवल दिया, कुछ जज ने अप्रूवल दिया ही नहीं। तो बोला गया यहीं पे मामला रुक सा गया। कोशिश काफ़ी की सीजीआई ने जजेस को अपॉइंट करने की अपेक्स कोर्ट के अंदर, लेकिन वो जजेस अपॉइंट नहीं हो पाए। लेकिन राइटर यही बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आपको कॉलेजियम सिस्टम में देखने को मिल रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था आराम से, लेकिन बहुत ज़्यादा टाल दिया गया और बेफालतू की बातों में टाल दिया गया। अब राइटर कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि देखो, अगर यहाँ पर सिंपल तरीका है कि भैया एक देखो इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। अब मान लो यहाँ पर आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, तो आप अलग तरीके से भी काम कर सकते थे। मान लो वो 5 जजेस साथ में बैठकर किसी को अपॉइंट नहीं कर पाए, अब फिर उसके बाद मीटिंग नहीं हो पा रही है, 30 सितंबर को सपोज नहीं हो पाई, तो आप अलग तरीके से मीटिंग कर सकते थे। भैया अब तो कोविड-19 के समय पर जो कोर्ट हैं उन्होंने ऑनलाइन को अपना लिया है, बहुत सारे केसेस ऑनलाइन देख लिए हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर लेते बैठकर। 5 लोग ऑनलाइन मीटिंग करके जजेस को अपॉइंट तो कर देते ना कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की वैकेंसीज वैसे ही कम है, जजेस की जो पोजीशन है वैसे ही कम देखने को मिलेगी, तो आप उनको अपॉइंट तो कर देते ना, ऑनलाइन वे में बैठकर अपॉइंट कर देते, तो काम किया जा सकता था, लेकिन टाल दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। ये प्रॉब्लम यहाँ पर बताई है राइटर ने बोला है ये समय के साथ में, और आपको बार बार ये प्रॉब्लम नज़र आती है। हालांकि इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनका बहुत लास्ट में काम होता है, पहले कॉलेजियम सिस्टम ही अपॉइंटमेंट करेगा, बाद में जो प्रेसिडेंट तक ये मैटर पहुँचता है, प्रेसिडेंट बाद में साइन करके अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि आपको ये काम टालना नहीं चाहिए था, आपको हाथों हाथ अपॉइंट कर लेना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पर केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं देश के अंदर में, जजेस कम हैं, तो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो इससे सिचुएशन और रिजॉल्व ही होगी। समझ में आई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोली जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में एक दिक्कत ये भी है कि सारे के सारे जजेस हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और बाकी 4 और सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, आपस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा। कम से कम एक अलग व्यक्ति तो होना चाहिए था। इस कॉलेजियम सिस्टम में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अलग से कोई व्यक्ति हो, कोई एग्जीक्यूटिव से हो, या फिर मतलब ये हो कि वो जज ना हो, है ना, तो वो अगर व्यक्ति बैठा होगा उस सिस्टम के अंदर में, तो वो क्या कर सकेगा, उनको देख सकेगा, उनको सजेशन दे सकेगा, उनसे क्वेश्चन कर सकेगा, उनको ऑब्जर्व कर सकेगा, उनकी बातें बाहर रख सकेगा। अब ये 5 के 5 जजेस हैं तो आपस में बात करते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। फिर राइटर ये बोलते हैं कि 2014 में एक कोशिश और की गई थी। पार्लियामेंट ने क्या किया, एक तरीके से आप कह सकते हो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाने की कोशिश करी। इसके अंदर 3 जज रखे गए थे कि भैया ये कमीशन अब से जजेस को अपॉइंट करने का काम करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेजॉरिटी स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये काम हमारा है, हम कर लेंगे। जब कोर्ट को यहाँ पर इतनी चिंता है, कोर्ट को यहाँ पर इस चीज़ का इतना कंसर्न है, तो फिर अभी ये जो जजेस हैं इनको अपॉइंट क्यों नहीं किया गया कोर्ट के थ्रू, ये यहाँ पर राइटर ये क्वेश्चन उठाते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या इश्यूज़ राइटर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे केवल और केवल यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही राइटर ने बताई हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। समझ में आई बात। आई होप आप यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर गए होंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा
ये बेसिकली जेम्स संगमा और साथ ही साथ में इराम मिर्ज़ा ने लिखा है। यहाँ पे बात की जा रही है वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो, राइटर ये बोलते हैं कि सितंबर के मंथ में, सितंबर का मंथ जो हमारा पिछला महीना था, इसमें एक स्टडी पब्लिश होती है जर्नल साइंस के अंदर, और उस स्टडी में बोला गया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो ऑलरेडी बहुत सारे डेंजर पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है। हमारी पृथ्वी पर और बहुत सारे बड़े बड़े डेंजर आने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान आने वाले टाइम पर फेस करना पड़ सकता है। और इस नुकसान के टाइम पर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी जो है ना, एक कहीं ना कहीं सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की तरह देखी जा रही है। टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, लगातार यहाँ पर आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र क्यों आएगा, क्योंकि पोल्यूशन कर रही है फैक्ट्रीज़। तो पोल्यूशन जो कर रही है फैक्ट्रीज़, इन फैक्ट्रीज़ के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी को बदल दें, तो मशीनरी बदल दें, तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम हो सकता है। वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो सही बात है, टेक्नोलॉजी एक अच्छा काम कर सकती है, टेक्नोलॉजी एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्लाइमेट चेंज को बदल सकती है, क्योंकि यह पोल्यूशन को रोक सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी बदल दें तो। सपोज़ आज कार काम कर रही है, पोल्यूशन पैदा कर रही है, इस टेक्नोलॉजी को बदल दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दें, तो इससे क्या होगा, एमिशन कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का यह है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट में सही मेंशन है। लेकिन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ और है। वो क्या है, उसके ऊपर अभी यहाँ पर राइटर जोर दे रहे हैं। पहली चीज़ समझो, राइटर ने बोला कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यानी कि जो COP26 की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो के अंदर, पिछले साल की बात है, इसके अंदर जोर दिया गया टेक्नोलॉजी के ऊपर कि भैया टेक्नोलॉजी बदल दी जाए। जो आज के टाइम पर पुरानी मशीनें पोल्यूशन कर रही हैं, उनको बदल के दूसरी लेकर आओ जो पोल्यूशन ना करें, टेक्नोलॉजी बदल दो। इसके ऊपर जोर दिया गया पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंदर में। लेकिन आप देखोगे ना कि जो टारगेट सेट करे गए हैं ना, वो टारगेट बहुत दूर हैं। भले ही यहाँ पे पिछले साल टारगेट सेट करे गए होंगे कि हाँ ये टेक्नोलॉजी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टारगेट बहुत दूर है, हम लोग उससे कई गुना ज़्यादा पीछे देखने को मिलेंगे, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो टेक्नोलॉजी के मामले में टारगेट को अचीव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगेगा। भले ही हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन पैसा बहुत सारा लगेगा, जो कि हर कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन आप एक चीज़ ये देखो, हर एक कंट्री एक काम ज़रूर से कर सकती है। वो क्या है, नेचर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है, पेड़ों को कटने से बचा सकती है। तो इससे तो अपने आप में पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा ना, क्योंकि हम देख ये रहे हैं दुनिया भर में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ब्राज़ील का एग्जाम्पल ले लो, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले लो, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतना क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, जितनी पेड़ों की कटाई होगी, जंगल खत्म होंगे, उतना गर्मी इंक्रीज होगी, क्योंकि यही तो जंगल है, यही तो नेचर है जो कि उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। वही अगर आप लोग नेचर बर्बाद कर देंगे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू किया भी जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा। तो काम क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करे या ना करे, लेकिन आप अगर नेचर को प्रोटेक्शन देते हो, ट्रीज़ को लगाते हो, ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हो, जंगल को बचाते हो, तो ये ज़रूर काम करेगा। इसका मतलब हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना जोर ना देकर अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि जो जंगल है, जंगल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 7.6 बिलियन मैट्रिक टन के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इतना पोल्यूशन यहाँ पर जंगल एब्जॉर्ब कर सकता है, आप कह सकते हो। एक नई स्टडी ने यहाँ पर यह बताया है कि इसकी टेंडेंसी और ज़्यादा हो सकती है। तो जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक स्टडी और होती है जहाँ पे बोला गया कि सालाना जो कार्बन एमिशन है, जो भी यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, आपको जो देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पेड़ों को काटने की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो वो पोल्यूशन जाएगा कहाँ। तो अगर आप पेड़ काट रहे हो तो इसका मतलब पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हो, ये सही बात है, सभी लोग को पता है, बेसिक सी बात है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक कदम ये उठा लें कि इन्हीं की चीज़ों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी जो हमारी नेचुरल सिंक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर हम लोग इसी को बचा लें, तो IPCC की लैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत बड़ा एरिया आपको जंगल का देखने को मिलता है, बहुत बड़ा एरिया आपको ऐसा देखने को मिलता है, फॉरेस्ट का देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन
अगर हम लोग अपने अर्थ को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, अगर हम लोग अपने जंगल को नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि यही काम करेगा सारा का सारा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने का, तो काम ऐसे होगा नहीं। आप पोल्यूशन को धीरे धीरे कम कर सकते हो, लेकिन जंगल को, हमारे नेचर को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर दिया जाए एकदम से, तो एक तरफ आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर दो, दूसरी तरफ पेड़ काटते रहो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पेड़ काटना या फिर जंगल बचाना, नेचर बचाना भी आपको करना होगा। साथ ही साथ में धीरे धीरे हम लोग बाकी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपको पता है हम लोग काम जो करते हैं उसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग्स होती है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा फ्रंट पेज पर ही है, इसको भी कवर कर लेते हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने अभी MBBS बुक्स को हिंदी वर्जन में भी लॉन्च कर दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि MBBS की बुक्स यानी डॉक्टरी की पढ़ाई भी हिंदी वर्जन में हो रही है। 16 अक्टूबर को यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी। 16 अक्टूबर को इसके बारे में और चर्चा होगी। तो सबसे पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कैपिटल है भोपाल, वहीं पर लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। इससे यहाँ पर क्या होगा, जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक पुशअप मिलने वाला है। और इससे यहाँ पर कह सकते हो कि पहली आप कह सकते हो हमारे इंडिया के अंदर पहला स्टेट होगा मध्य प्रदेश, पहला राज्य होने वाला है। और वहाँ पर फर्स्ट ईयर की जो MBBS की टेक्स्ट बुक्स हैं वो बेसिकली लॉन्च हो रही हैं हिंदी माध्यम में। तो ये पहला स्टेट भी होगा जो कि मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा हिंदी में। तो ध्यान रखना, पहला राज्य जो कि मेडिकल एजुकेशन हिंदी में प्रोवाइड करवाने वाला है वो है मध्य प्रदेश। धीरे धीरे यहाँ पर इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, आगे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेस क्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी, कैसिनी। कैसिनी ह्यूजन जो है ये आपको स्पेस क्राफ्ट की कैटेगरी में देखने को मिलता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।